हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं 18 मई 2025 के करंट अफेयर। जो भी पहली बार आए बस थोड़ी देर रुकिए दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा कंटेंट कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया से एक्सप्लेन हो रखा है। बस थोड़ी देर आप रुकिए, अगर आपको पसंद ना आए तो दोबारा कभी विजिट मत करिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इससे अपील किया है कि प्लीज़ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर निगरानी करे, क्योंकि हर दूसरे दिन ये इस चीज़ की धमकी देता है। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने चलाना स्टार्ट किया था, तब क्या बोला पाकिस्तान ने कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमने ये इसको ऐसे नहीं रख रखा है, ये सब चीज़ों के लिए। तो इंडिया ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि प्लीज़ मैं इनसे अपील करता हूँ कि आप थोड़ा इनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको थोड़ा निगरानी में रखिए। अब ये मैटर नहीं करता दोस्तों न्यूज़ में क्या है, मैटर करता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन में क्या है। देखिए स्टैटिक पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल IAEA, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको कई बार एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ये जो संस्था है एज ए ग्लोबल फोकल पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका बढ़िया से यूज़ हो सके, वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके, है ना, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ ना हो, इसलिए ये संस्था काम करती है, ठीक है। ये क्या प्रमोट करती है? ये पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग इट्स मिलिट्री पर्पस। समझ रहे हैं ना आप, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, इसका यूज़ अगर हो तो पीसफुली हो, जैसे एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो, बजाय इसके मिलिट्री पर्पस यूज़ हो न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, है ना। बहुत दिक्कत होती है इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब एक बार फैलते हैं ना दोस्तों, सदियों सदियों वैसे चलता रहता है, इसीलिए इस चीज़ के लिए काम करता रहता है ना। अब अगर आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। आप आज का ये वर्क है कि आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, ठीक है। अगर सबसे मेन बात क्या है दोस्तों इसकी, कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है UN सिस्टम में। आप समझिए इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी बात हुई है। ये एजेंसी नहीं है UN के अंडर में ये है, पर ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विद इन द UN सिस्टम, ठीक है। अब इसको 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए, है ना, पीसफुल वर्क के लिए, और प्रिवेंट करने के लिए, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी ना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, इससे इसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? हाँ, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। क्या इसने साइन किया है NPT? नहीं, इसने साइन नहीं किया। NPT दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसका यूज़ कोई भी वो मिलिट्री पर्पस या उसके लिए ना हो, ये सब संस्था जो प्रिवेंट करने के लिए है ये ट्रीटी, है ना। बाकी इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, और बाकी इंडिया सिग्नेटरी है से इस चीज़ का, संस्था का, पर इस ट्रीटी का नहीं है सिग्नेटरी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि अपनी जो रिपोर्ट बनाता है ये साल भर की, उसको ये UN जनरल असेंबली को सबमिट करता है हर साल, ठीक है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट कर सकता है, अगर मान लो कोई भी नेशन या कंट्री इसकी बातों पे अमल ना करे, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टू वेरीफाई कंप्लायंस विद NPT, जो भी NPT के रूल्स हैं उसके तहत सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इन फैसिलिटीज़ को वेरीफाई करने का काम यही करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है आपका महादाई रिवर डिस्प्यूट एंड कालासा बंदूरी प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये कर्नाटका है हमारे दो इंडिया का, और ये वाला पोर्शन केरला है, ये तमिलनाडु है, और इधर आपका गोवा आ जाता है। बस इसमें ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में एक मालप्रभा रिवर है और महादाई रिवर है, ये ध्यान रखिएगा। मालप्रभा का जो पानी है उतना सफिशिएंट नहीं है कि ये पूर्ति कर सके कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। तो अब डिस्प्यूट क्या चला है? डिस्प्यूट ये चला है दोस्तों कि कर्नाटका सरकार क्या बोल रही है कि ये जो महादाई रिवर है, महादाई रिवर का मैक्सिमम पार्ट जो है गोवा में जाता है ना। तो ये बोल रही है कि हम महादाई रिवर का जो वाटर है उसको डाइवर्ट करेंगे कहाँ पे? मालप्रभा रिवर में, आपको जो मैंने दिखाया मालप्रभा रिवर, उसमें करेंगे ताकि हमारी पूर्ति हो सके, है ना। अंडर कालासा बांदुरी प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो कर्नाटक गवर्नमेंट लगा रही है, कालासा बांदुरी प्रोजेक्ट, जिसके तहत ये क्या करेगी, महादाई का जो वाटर है ना, उसको अपनी मालप्रभा रिवर बेसिन का जो वाटर डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए उधर डाइवर्ट करेगी, कैनाल या किसी के थ्रू भी, इस प्रोजेक्ट के थ्रू में जो भी डैम लगेंगे, ठीक है। अब बस इतना जान लीजिए महादाई रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वेस्टर्न घाट में आता है कर्नाटका में, ठीक है। ये फ्लो कहाँ से करती है? पहले ये कर्नाटका में स्टार्ट करती है और थोड़ा सा पार्ट ये महाराष्ट्र में जाती है, उसके बाद मैक्सिमम पार्ट जो है, ये मेजर पार्ट जो है गोवा में जाता है, इसलिए गोवा जो है इसका विरोध कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये फिर उसके बाद सीधा अरेबियन सी में गिर जाती है, पानाजी में, ठीक है, गोवा में, ठीक है। वो बस यही है। उसके बाद आप देख लीजिए, थर्ड करंट अफेयर आपका आ जाता है अल अय्यल्ला। ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह से ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया? ये UAE और ओमान के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया? कि डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम करने के लिए, ठीक है। ये न्यूज़ में यही है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे गए, इनका वेलकम करने के लिए UAE में ये डांस परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। और ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? UAE ओमान दोनों जगह किया जाता है। क्या है ये? एक सिम्बॉलिक वॉर डांस है। वॉर डांस जिसमें क्या है कि जो लोग होते हैं ना, जो मेल होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहन के तलवार लेके घूमते हैं 20-20 के नंबर्स में, और लेडीज जो होती है वो भी सफ़ेद कपड़ा पहनती है और बाल खुले रहते हैं, उसी को घुमाती है। इस तरह का एक डांस है, ठीक है। इसको एक यूनेस्को के तहत 2014 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का टैग भी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा बस ध्यान रखने के लिए कि ओमान कहाँ है, तो ओमान ये देखिए, ये रहा ओमान, और उसके बाद ये है UAE।
और इसका जो इधर वाला पोर्शन है ना गल्फ ऑफ ओमान के पास में, जो बंदर अब्बास यहाँ पे ईरान का जो है, इस बीच में जो है ये जो पोर्शन है ये आपका ओमान का ही है, ठीक है। कॉर्नर पे जो पॉइंट आता है ये ओमान का, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बस एक बार ध्यान रखिएगा, पॉइंट इतना ही है, ठीक है। उसके बाद अगला करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों IMF क्या है, ये न्यूज़ में क्या, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में इसलिए है कि इसने लोन दिया है पाकिस्तान को, और इंडिया बोल रहा है कि भाई आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो पैसा है ये लेके मतलब क्या है, इसके जो अफसर लोग हैं अपना पैलेस बनवा लेंगे, और जो टेररिस्ट है उनको दे देगा, ये कुछ भी मतलब अपने पीपल्स के वेलफेयर में यूज़ नहीं करेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा निगरानी रखिए, इंडिया ये कह रहा है, ठीक है। और तो IMF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। न्यूज़ तो न्यूज़ है, फिर IMF एक स्टैटिक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, ये कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1945 में, पर इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हो गया था, ठीक है। ये अकेला नहीं है, इसको मतलब ब्रिटेन ट्विंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके साथ में वर्ल्ड बैंक भी स्थापना हुआ था, दोनों एक साथ हुए थे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, इसलिए उनको ब्रिटेन ट्विंस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये किस लिए स्टैब्लिश हुआ था, जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था ना, उसके बाद जो भी कंट्रीज मतलब इससे इफेक्ट हुई थी, वहाँ पे मॉनेटरी कॉर्पोरेशन और स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और आप जान लीजिए, ये तो मैं बता दिया आपको, वन ऑफ द टू ब्रिटेन वुड्स ट्विन बोला जाता है, किसको, वर्ल्ड बैंक और इसको क्या बोलते हैं IMF को, क्योंकि दोनों एक ही साथ स्थापना हुई थी ना, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि US में हुआ था, ठीक है। क्या मतलब इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था 27, मतलब जब हुआ था उसके बाद ही, जब ये मतलब एग्जिस्टेंस में जैसे आया था ना, तो ये भी मतलब इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया था 27 दिसंबर 1945 एज ए फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। अब हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है इसका, वाशिंगटन DC USA में है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 190। मेन याद करने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, वो रिपोर्ट किसके द्वारा है, तो इसकी 3 रिपोर्ट ध्यान रखिए, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक होता है फिस्कल मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा करंट अफेयर हुज क्यों न्यूज़ में दोस्तों, क्योंकि पंजाब में करीब 20 प्लस लोगों ने इस दारू को पी के मतलब इनका मतलब देहांत हो गया, मर गए इस दारू को पीने के बाद, ठीक है। हुज क्या है दोस्तों, मतलब ये एक तरह से मतलब वो कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती अल्कोहल की, है ना। अब जैसे कि मतलब कोई भी मतलब ये अल्कोहल वैसे बनाया जाता है तो उसमें एक लिमिटेशन होती है, रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता, बस बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, मिथेनॉल को डाल देते हैं, मिथेनॉल जो कि सस्ता रहता है ना, और क्या है कि उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है, तो इसी चक्कर में लोग बढ़ा देते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के मार्जिन के चक्कर में, और वो नुकसान कर देता है, क्योंकि मिथेनॉल का अगर मान लीजिए 30 ml से ज़्यादा अगर क्वांटिटी आ गई इसमें ना, तो आदमी क्या देहांत भी हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। और मान लो अगर 10 ml तक भी अगर आ गया तो लोगों को मतलब परमानेंटली ब्लाइंड भी कर सकता है, अंधे हो जाएंगे, ठीक है। अब हुज के बारे में जान लीजिए, जो मैंने आपको बताया, इलिसिटली प्रोड्यूस्ड लो क्वालिटी लिकर, मतलब बहुत गंदे दर्जे की है, ठीक है। मेड आउटसाइड, मतलब जो लाइसेंस्ड होते हैं जो बनाते हैं उनके अलावा बाहर जो बनाई जाती दारू है ना, देसी ठर्रे या फिर जो भी आप पॉलिथीन में आते हैं ना, वही सब हैं, ठीक है। ये चीप होती है, अनरेगुलेटेड होती है, समटाइम्स डेलिबरेटली एडल्ट्रेट, बहुत जानबूझकर मतलब इसमें मिलावट की जाती है, किससे, मिथेनॉल से। किस लिए मिलाई जाती है, ताकि इसका जो मतलब एक होता है ना कि नशा बढ़ जाए, और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जानने वाली बात क्या है कि मिथेनॉल क्या है। मिथेनॉल दोस्तों इसका फुल फॉर्म मतलब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे CH3OH है, ये एक कलरलेस है, और इसका जो है स्वीट दोस्तों, ये स्वीट नहीं, स्वीट ऑर्डर है, मतलब मीठा टाइप का है ना। इसको वुड अल्कोहल भी कहा जाता है और वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हाईली टॉक्सिक है, अगर ह्यूमंस ने इंजेस्ट किया, इंजेस्ट मतलब इंजेक्शन आप जानते हो ना, इंजेक्शन होता है कि इंजेक्शन मतलब बाहर निकालना, मतलब जो मतलब हम लोग मलमूत्र निकालते हैं ना, तो वो इंजेक्शन हो गया, और इंजेक्शन हो गया अंदर डालना, जैसे खाने को डालते हैं ना, इंजेक्शन प्रोसेस होता है, वैसे इंजेस्टेड बाय ह्यूमन अगर हुआ तो ये हाईली टॉक्सिक हो जाएगा। मिसिबल विथ वाटर, मतलब कंप्लीटली पानी के साथ पूरा घुल जाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ अगर देखें तो पेंट में हो गया बनाने में, वार्निशेस हो गया, या फिर मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में होता है, ठीक है। और ये आल्सो यूज एज बायोफ्यूल, एंटी फ्रीज कंपोनेंट, ठीक है। अब मैंने जो आपको शुरू में बताया था वो चीज़ आप जान लीजिए, अगर 10 ml का प्योर मिथेनॉल क्या कॉज कर सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ml प्योर मिथेनॉल कैन कॉज कोमा और डेथ। अब ये सोचिए, ये मिला रहे हैं दारू में, इसे ही कारण बन रहा है उनकी मौत का, ठीक है। मिथेनॉल क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मिथेनॉल जो है फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जैसे आप उसको लेते हैं, ठीक है, लीवर के अंदर में, और जो कि मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट कर देता है, नर्व्स को डैमेज कर देता है, और ऑर्गन फेलियर हो जाता है, और ऑर्गन फेलियर हो गया तो मतलब आदमी डेथ हो जाता है, मतलब अगर मैक्सिमम समय हो जाता है। अब जान लीजिए, एक इथेनॉल होता है, एक मिथेनॉल होता है, दोनों में फ़र्क है। इथेनॉल जो है कंज्यूमेबल है, ये दिक्कत नहीं है, मतलब इस अल्कोहल को आप कंज्यूम कर सकते हो, और मिथेनॉल क्या है, ये टॉक्सिक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये लोग बस थोड़े से फायदे के लिए इसको मिला देते हैं, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, फर्मेंटेशन होता है, शुगर का तब बनती है, इसका सिन गैस होता है, सिन गैस के थ्रू निकाल जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये सिन गैस ऑब्टेन कहाँ से होता है, बायोमास हो गया, नेचुरल गैस के थ्रू, या फिर कोल का जब गैसिफिकेशन होता है ना, तो उससे भी निकलता है, इसी सिन गैस के थ्रू ये मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में, पहले अलग तरीके था, अभी मॉडर्न टाइम में यही सिन गैस के थ्रू निकाला जाता है। बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है इथेनॉल का, तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेशन कर देता है, इंटॉक्सिकेटिंग होता है, मतलब इतना टॉक्सिक नहीं होता है, ये पूरा टॉक्सिक होता है दोस्तों, और नर्व्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, और समटाइम्स फर्टाइल भी हो जाता है, मतलब देहांत भी हो जाता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद आता है करंट अफेयर में दोस्तों मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, वैसे तो इसको रीवैम्प्ड बोल दीजिए, रीवैम्प मतलब आप समझ लीजिए इसी का मतलब एडवांस वर्जन ऑफ मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, जो कि 2001 में स्थापना हुई थी। अब इसका काम क्या था दोस्तों ना, इसका काम था जो टेररिज्म होता है ना, उसको काउंटर करने के लिए। अब इस क्या है, न्यूज़ में क्यों है, अमित शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रीवैम्प्ड मैक को इनॉग्रेट किया है,
अब इसमें नया क्या कर दिया, इसमें ये नया कर दिया है कि जितनी भी पुलिस है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है पूरे देश में, सबको कनेक्ट कर दिया है एजेंसीज के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा कि और जल्दी मतलब ट्रैक किया जाएगा, मतलब जो भी इलीगल गतिविधियां हैं या टेररिस्ट के रिकॉर्ड है ना, इससे और मदद मिलेगी। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट कितना लगाया, 500 करोड़, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। अब आप ध्यान रखिए कि मैक आया कब था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। किसके अंडर में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में है। और रिसेंट अपडेट यही है कि हर मतलब देश के जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है आपस में। ठीक है, इन्हीं एजेंसीज के थ्रू। कितनी एजेंसीज इसमें टोटल 28 है। जैसे रॉ हो गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फुल फॉर्म होता है इसका, आर्म्ड फोर्सेस हो गई। ठीक है, उसके बाद स्टेट पुलिस फोर्सेस हो गई, CAPF हो गया, BSF हो गया, और अदर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसमें इंक्लूड होती है। और अभी हाल फिलहाल में क्या ऐड कर दिया गया इसमें ऐड कर दिया जाएगा पुलिस जो भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की सारी, सबको एयर कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों राजों की बावली। बावली मतलब दोस्तों एक तरह से तालाब या मतलब तालाब टाइप का छोटा सा होता है, इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है बारिश का, या फिर मतलब अगर कोई जरूरत पड़े तो बाद में यूज़ कर दिया जाए, कर सकें। राजों की बावली ये कहाँ पे है दोस्तों, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंजर्वेशन वर्क जो था इसका उसको पूरा कर दिया है। और ये कब का है, ये लोधी एरा का, मतलब लोधी डायनेस्टी के समय का बना हुआ है। ठीक है, कब बना था, ड्यूरिंग लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526। ठीक है, क्राइस्ट एरा, मतलब जब क्राइस्ट पैदा हो गए तो तब के बाद का एरा जो होता है वही क्राइस्ट एरा होता है। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप वेल क्या होता है दोस्तों, मतलब यही लोधी एरा स्टेप वेल बोला ना। स्टेप वेल दोस्तों एक ट्रेडिशनल वाटर रिजर्वायर होता है। ठीक है, जिसको बनाया जाता है हार्वेस्टिंग, मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए, ये और मतलब जो रेन वाटर होता है उसको भी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, ठीक है, ये कब स्थापना हुआ था इसका, 1861 में स्थापना हुआ था दोस्तों इसका। इसके फाउंडर कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई ASI के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, और यही फाउंडर थे और यही सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भी थे ASI के। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब लीगल फ्रेमवर्क देखो, मतलब इसको मतलब लीगल पावर कहाँ से मिलता है, तो इसको मिलता है एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के से अपनी पावर को ये गेन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये काम करने के लिए ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ा सा फंड भी मिला है। किसके थ्रू मिला है, वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड इंडिया। ठीक है, ये एक तरह से मान लीजिए इंडियन आर्म है किसका, वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड का। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन हो गया, वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड, जो कि न्यूयॉर्क में इसका वो है, क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर। ठीक है, फोकसेस ऑन हेरिटेज कंजर्वेशन एंड एडवोकेसी ऑफ इन इंडिया, मतलब इंडिया का फोकस करने के लिए मोनूमेंट्स में। ठीक है, प्रोवाइड्स फंडिंग एक्सपर्टीज इस चीज़ के लिए, मतलब कंजर्व करने के लिए। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम यही ले लीजिए जिसमें मदद की इसने फंडिंग करके कंजर्वेशन और अपनी एक्सपर्टीज देके कंजर्वेशन ऑफ राजों की बावली मेहरौली में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दोस्तों एट करंट अफेयर। इसमें न्यूज़ में क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसने क्या किया है, फॉर राइज इन डिफेंस मतलब अभी अचानक से जैसे हम ये ऑपरेशन सिंदूर चला, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला, तो इसमें क्या है कि काफ़ी डिफेंस खर्चा काफ़ी बढ़ गया है। तो मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब जो RBI का ECF है, ECF क्या, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू क्या कुछ पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ना। इससे क्या है कि मतलब थोड़ा सा बर्डन कम किया जा सके। अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों कि ECF और CRB दो टर्म है जो यूज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वो क्या है। तो ECF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसमें क्या है कि रूल्स हैं, क्या है, कौन से रूल्स हैं कि मतलब RBI कैसे अपने कैपिटल को मैनेज करेगा। ठीक है, रिजर्व करेगा, और जो भी मतलब इसके कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, और कंटिजेंसी फंड मतलब जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाले फंड है उनको किस तरह से मैनेज करेगा, इसमें रूल्स लिखे हुए इसमें ECF में। ठीक है, मतलब कितना पैसा प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को देना है, ये भी इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ECF में। तो इसीलिए सोचिए मतलब इससे कुछ अगर मिलेगा तो मतलब हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो भी एक्स्ट्रा हो गया है उस बर्डन को कम कर दिया जाएगा, कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आ जाता है CRB। CRB का मतलब क्या है, कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, मतलब ऐसा पैसा जो मान लीजिए जैसे छुपा के मतलब अलग से रखा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई अचानक से फाइनेंशियल लॉस आया या फाइनेंशियल शॉक आया। ठीक है, तो CRB दोस्तों समझ गए ना आप लोग क्या है, कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर, मतलब ऐसा पैसा RBI जो बचा कर या छुपा कर टाइप का अलग से रखता है, जिससे कहीं मान लिया अचानक से कोई फाइनेंशियल लॉस आ गया या फिर कोई बहुत बड़ा शॉक आ गया कंट्री में, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये वाला फंड होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इंटरनल कैपिटल ऑफ मतलब ये एक तरह से इंटरनल कैपिटल ऑफ RBI है, नॉट इमीडिएटली, मतलब इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट एक्सेस नहीं कर सकता है, ये एक अलग से रखा गया है। ठीक है, तो विमल जलन कमेटी एक ध्यान रखिएगा 2018 ये मतलब रिकमेंड किया है RBI को CRB कितना रखने के लिए 5.5 to 6.5। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन है। अगर ECF या CRB से रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा कमेटी पूछने के लिए तो आप समझ लीजिएगा वो विमल जलन कमेटी है जो कि 2018 में आई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे RBI को निर्धारित किया गया कि CRB को 5.5 से लेकर 6.5% के बीच में रखे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दोस्तों अलग 9th न्यूज़ है, गम्बूर सेब सब ग्लेशियल माउंटेन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, एक स्टडी पब्लिश हुई है दोस्तों जिसमें शो किया जा रहा है कि इसकी एज लगभग 500 मिलियन ईयर्स अगो है, ड्यूरिंग असेंबली ऑफ गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मान लीजिए गोंडवाना कॉन्टिनेंट जब मतलब असेंबली हो रही थी, उसकी असेंबल हो रहा था, तब से ये बना हुआ है 500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब आप इसमें बस जान लीजिए कि ये है कहाँ, क्या है। ठीक है, ये एक तरह से मतलब पूरा का पूरा मतलब ये दफन हो रखा है, मतलब कंप्लीटली ब्यूरिड माउंटेन रेंज बीनीथ द ईस्ट अंटार्कटिका। ठीक है, आइस शीट में जो आइस की शीट है ना उसके नीचे में ये दफन है। ठीक है, लोकेटेड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, और आल्सो कॉल्ड एज घोष माउंटेन, मतलब क्योंकि ये छुपे हुए माउंटेन है ना इसलिए इनको घोष माउंटेन, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको आयुर्वेदा डे के बारे में भी बताया था ना, तो बस थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट छूट गए तो आप बस ध्यान लीजिए कि त्रिदोष थ्योरी क्या है। 3 है इसमें, वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। वात क्या है? एयर और स्पेस, ठीक है। पित्त क्या है? फायर एंड वाटर। कफ क्या है? वाटर एंड अर्थ, ठीक है। इसको बॉडी टाइप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बोला जाता है, मतलब वात के लोगों के नेचर अलग होता है, ये मतलब काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो है ना, कम नींद सोते हैं, ठीक है। पित्त वाले थोड़े मतलब ज़्यादा नींद होते हैं, ये थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं। कफ वाले क्या होते हैं? काफ़ी हैवी शरीर वाले होते हैं, काफ़ी लंबी नींद सोते हैं, मतलब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इसमें डिफाइन कर रखा है ना। उसके बाद आता है 7 बॉडी टिश्यूज़। इसमें आ गया आपका रास, रक्त, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्रा, ये 7 हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स मल क्या है दोस्तों? पहला मल आ गया फेसिस में, जो हम लोग लेटरिन करते हैं, मूत्र, यूरिन हो गया, स्वेदा, स्वेट हो गया। अब आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ को कैसे डिफाइन किया? इसने बोला बैलेंस्ड स्टेट ऑफ दीस दोषास, ये वाला, यही दोष हैं त्रिदोष, ठीक है। धातु ये जो 7 हैं, ठीक है, और मलस, इन्हीं का बैलेंस स्टेट ही एक हेल्थ को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों चंबल रिवर। चंबल रिवर कहाँ बहती है? रुकिए मैं आपको ये देखिए दोस्तों, ये रही चंबल रिवर, ठीक है। यहाँ से बानस इसकी आ रही है ट्रिब्यूटरी, इधर से काली सिंध आ रही है ना, ये आके ये यमुना में मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब चंबल रिवर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग स्टार्ट होगी, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 960 किलोमीटर है, ठीक है। इसको चरमनावती भी कहा जाता है, मतलब एंशिएंट टाइम में इसका नाम जो था चरमनावती है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट, काफ़ी साफ पानी है इसका, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया। कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया गंदी है, नहीं, क्लीनेस्ट है, ठीक है। कहाँ से राइज होती है? ये विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से राइज होती है, फ्लो करती है, पहले मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में आएगी, राजस्थान से फिर यूपी में पहुँचेगी, ठीक है। लार्जेस्ट, मतलब अगर राजस्थान में देखोगे सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट रिवर कोई अगर फ्लो करती है तो वो कौन सी है? यही है चंबल रिवर, ठीक है। इसके लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो बानस है, ये कहाँ है? अरावली रेंज में, राजस्थान में, मतलब ये ध्यान रखना, बानस थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए बता रहा हूँ कि अरावली रेंज में राइज होती है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद मेज रिवर हो गया, और राइट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखें तो पार्वती, ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली सिंध भी ध्यान रखिएगा, और शिप्रा के नदी के किनारे कोटा हुआ है ना। उसके बाद डैम्स इस पर कौन से हैं? तो इसमें एक है गांधी सागर डैम है, एक राणा प्रताप सागर डैम है, एक जवाहर सागर डैम है, ठीक है। उसके बाद इसी के पास में मतलब नेशनल चंबल सेंचुरी भी बनाया 1979 में। ये किस लिए बनाया गया था? जो मतलब घड़ियाल है ना, घड़ियाल काफ़ी रेयर स्पीसीज है, घड़ियाल हो गए हैं और डॉल्फिन हो गई, और ये मार्श क्रोकोडाइल, इनको इनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों? अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मालदीव्स को 500 मिलियन या 500 या 50 मिलियन, हाँ 50 मिलियन ट्रेजरी बिल मतलब सैंक्शन किया गया है, ठीक है, इंडिया के थ्रू, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये सैंक्शन किया गया। अब हमको इस न्यूज़ से मैटर नहीं है, मालदीव्स का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या करता रहता है, पर चलिए ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का फैसला है ना, वो कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी। हम लोग को जानना क्या है, ट्रेजरी बिल होता क्या है या टी बिल्स होते क्या है? ये दोस्तों शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई, मतलब एक तरह से शॉर्ट टर्म डेप्ट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, इशू करती है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सिर्फ सिंपल इतना जान लीजिए, अगर अचानक से गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, अचानक से, है ना, कुछ बड़ा अमाउंट की, तो वो इस चीज़ को इशू करती है आरबीआई के थ्रू, ठीक है, बस इतना जान लीजिए। आरबीआई भी खुद भी इशू करता है ट्रेजरी बिल को, मतलब मान लीजिए ओपन मार्केट में अगर मान लीजिए महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है ना, या फिर जो मतलब जो लोग हैं उनके हैबिट को चेंज करने के लिए स्पेंड करें ज़्यादा, या फिर खरीदें, मतलब लोन ले ज़्यादा, तो जैसे कि लोन लेने के लिए मतलब वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, लोन ले लेंगे, बढ़ा देगा तो नहीं लेंगे, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट इसी के थ्रू यूज़ करती है, मतलब आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए ये होता है कि ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है विथ हाई लिक्विडिटी अमॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों, अगर टी बिल्स देखोगे तो इसमें जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, क्योंकि इस पर कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता, बस ये है कि इसको क्या है, डिस्काउंट पे दिया जाता है, मतलब टी बिल्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट, है ना, एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू, मतलब मान लो आप गए 100 रुपये वाला लेने के लिए, वो आपको 98 रुपये में दे देगा, है ना, और जब आप इसको लेने, जब इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो आपको मिलेगा दाम कितने का? 100 का। खरीदा आपने 100 का, पर आपको डिस्काउंट 98 मिला, 98 का मिला, और फिर आपको कितने रुपये का फायदा हो गया? एक पे 2 रुपये का। तो यही इसी तरह मैच्योरिटी में आ जाता है। इशूड कितने दिन के लिए किया जाता है? एक तो 91 डेज़ के लिए होगा, एक 182 डेज़ के लिए होगा, एक 364 डेज़ के लिए होगा। समझ दोस्तों, यही डबल है। 91 का डबल कितना हुआ? 182 का डबल कितना हुआ? 8 8 16 364, मतलब 91 का डबल इंटू 2 करेंगे, 82 ध्यान रखना, मतलब याद करने के लिए 182 का डबल कितना हुआ? 364, ठीक है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है 25,000 रुपये, या फिर इसी के मल्टीपल के अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इशू किसके थ्रू किया जाता है? इशू तो आरबीआई किया करता है, कैसे ऑक्शन के थ्रू करती है, ठीक है, ऑक्शन के थ्रू करती है रेगुलर इंटरवल्स पे। और ये ऑक्शन कहाँ पे होता है? एक प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, क्या नाम है उसका? ई-कोगुएर, आप भी जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एंटिटी खरीद सकता है, मतलब एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। परचेज बाय एनी एंटिटी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या कोई इंडिविजुअल, चाहे प्राइमरी सेक्टर इन, इवन इंडिविजुअल इन प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर आप ही जान रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको मतलब यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है 13 करंट अफेयर आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। इसके बारे में ज़्यादा मत जानिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था पूरी डिटेलिंग। अब बस इतना जान लीजिए, बिहार में हुआ है, अभी विनर कौन है? महाराष्ट्र, और सेकंड पे है हरियाणा, और थर्ड पे है राजस्थान। ट्रिक महा याद रखिएगा इस बार की 2025। महा मतलब माँ से महाराष्ट्र, हाँ से हरियाणा, और उसका मैस्कॉट गज सिंह, गज मतलब हाथी और सिंह मतलब लायन, ये दोनों का मेल बन के ये मास्कॉट बना है।
इसके बाद आता है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। ये किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है मारिया एंजेलिना हंगेरिया को। ये ब्राज़ील की हैं। इसको बोलो कहा जाता है दोस्तों नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। मतलब जो भी फूड की मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने में या गुणवत्ता को बढ़ाने में या फिर इस फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ भी अच्छा काम किया हो उसको मिलता है। ठीक है, अगर बस आपको ये तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बस मैंने बता दिया। पर इसमें ध्यान रखिए कि पहले इंडिया जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है तो वो थे MS स्वामीनाथन। अभी तो इनका देहांत हो चुका है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का, है ना, फर्स्ट टू गेट 1987 में। ठीक है, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी फेमस है, तीस्ता प्रहार। जैसे मतलब बांग्लादेश कह रहा था ना कि हम भी चिकन नेक को काट लेंगे, नॉर्थ ईस्ट मतलब अपने मिला लेंगे, ये सब चीज़ के चलते इंडिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी है तीस्ता प्रहार 2025 में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये वेस्ट बंगाल में किया गया। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। काफ़ी दलदली इलाका है, टैंकों का चलना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे स्टार्ट हो रखा। ठीक है, और ये कहाँ, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको चिकन नेक भी कहता है। काफ़ी पतला सा है, रुक के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल से ऊपर जाते हुए ये वाला जो पोर्शन है ना, यही है। काफ़ी मतलब पतला सा रास्ता है, समझ रहे? इसी को मतलब चिकन नेक बोला जाता है। इसी को बोला था अगर इसको काट देंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है ये इंडिया से कट जाएगा। कौन कह रहा था? बांग्लादेश कह रहा था, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 60 किलोमीटर है। विड्थ है 22 किलोमीटर मात्र। ठीक है, कनेक्ट किसको करता है? इंडिया के मेन लैंड को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें जैसे तीस्ता प्रहार का में एक तीस्ता है, तीस्ता रिवर किस मतलब वहीं आसपास ही हो रहा है। तीस्ता रिवर के बारे में आप जान लीजिए, ये ओरिजिनेट होती है चुनथांग सिक्किम से। ठीक है, और किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा को। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, जमुना रिवर। ठीक है, फ्लो कहाँ से करती है? सिक्किम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए, फिर बांग्लादेश में होते हुए, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये ज्वाइन करती है जमुना रिवर, जो कि मतलब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, उसको ज्वाइन करती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये। ठीक है, कौन? तीस्ता रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कॉल्ड एज जमुना इन बांग्लादेश। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 414 किलोमीटर, जिसमें 305 किलोमीटर है इंडिया के पास, फ्लो करती है इंडिया में, और 109 बांग्लादेश। इसीलिए तो बांग्लादेश की भी मतलब ये नदियों का जो कंट्रोल हमारे पास है मैक्सिमम वालों का, और इंडिया पाकिस्तान का भी। इसीलिए इन दोनों का झगड़ा होता रहता है। सोचते हैं किसी तरह अगर हो जाए तो हमारा मतलब एक तरह से टेंशन खत्म हो जाएगा, पर ऐसे थोड़े दे देंगे यार, हिम्मत है उनकी। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ के लिए तो किया जा रहा है ये सब एक्सरसाइज। उसके बाद आता है दोस्तों सिक्किम। अभी सिक्किम क्यों न्यूज़ में? क्योंकि हाल फिलहाल मतलब हाल फिलहाल क्या 16 मई को इसका फाउंडेशन डे मनाया गया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975। पहले यहाँ पे ऑटोनोमस था, मतलब राजाओं का राजा, मतलब राज था, मतलब। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा मतलब 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में, उसके द्वारा इसको पहले जन्म संग्रह हुआ था। जन्म संग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि राजाओं से त्रस्त हो गए थे वो लोग, तो जन्म संग्रह हुआ था। तो इसमें 97% से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि हाँ हमें इंडिया में मिला लो, तब जाके इंडिया ने इसे मिलाया था। जबकि चाइना US ने भी विरोध किया था, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जिसके द्वारा कि इंडिया का ये कौन सा स्टेट बन गया? 22nd। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जान लीजिए। इसका कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, CM प्रेम सिंह तमांग है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 32 है, लोकसभा और राज्यसभा सीट दोनों एक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। पहले ये दोस्तों अलग अलग मनाया जाता था, फिर 2006 से इसको एक साथ मनाया गया। और कब मनाया जाता है? 17 मई को। बस इतना ध्यान रखिए। और बाकी इसका मतलब थीम आप जान लीजिए कि वाई जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों सरस्वती पुष्करालू। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये हर 12 साल में मनाया जाता है। जैसे सरस्वती है तो सरस्वती के लिए है, अलग अलग नदियों के नाम पे होता है। जैसे गंगा का अगले 12 साल बाद गंगा का हो जाएगा, मतलब ये सरस्वती, और जो गंगा का मनाया जाएगा उसके अगले साल वाले में हर नदी, जैसे 12 पवित्र नदी है ना, तो हर नदी के नाम पे अलग अलग। जैसे गंगा के ऊपर होगा तो ये गंगा पुष्करालू होगा। ठीक है, 3 नदियों का संगम होता है हर बार। ठीक है, पर मनाया जाता है। ठीक है, इसको 3 नदियों के संगम पर मनाया जाता है, और हर बार इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे सरस्वती, सरस्वती के लिए है तो सरस्वती पुष्करालू हो गया, और गंगा पे के लिए होगा तो गंगा पुष्करालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के दोस्तों करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। कंटेंट आप देखिए, बाकी धीरे धीरे मतलब एडवांस होंगे हम भी, है ना। थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं।